यक्षिणी का जिक्र धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन अहम सवाल यह है कि कौन है ये यक्षिणियां और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में 36 यक्षिणियों का जिक्र आया है, जिसमें से 4 यक्षिणियां गोपनीय हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। दिसंबर का महीना था, रात का समय था। हिमाचल प्रदेश की आबादी से अलग एक पहाड़ी पर एक आलीशान पैलेस बना हुआ था, जहां आसपास की सुंदरता प्राकृतिक रूप से भरी हुई थी। मगर कहते हैं कि पहाड़ी इलाके की सुंदरता रात के सन्नाटे में बड़ी भयावह हो जाती है। रिचर्ड पैलेस रिचर्ड नाम के एक अंग्रेजी अफसर ने गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए बनवाया था। रिचर्ड अपने परिवार के संग गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने पैलेस में आता था। मगर कुछ सालों के बाद रिचर्ड अपनी फैमिली को लेकर रिचर्ड पैलेस में ही शिफ्ट हो गया। कहते हैं वो कई महीनों तक अपने पैलेस से बाहर नहीं निकलता था। उसका स्वभाव धीरे धीरे करके बड़ा ही अजीब और रहस्यमय होता जा रहा था। उसके बदले हुए रवैये से उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। रिचर्ड का व्यवहार दिन ब दिन क्रूर होता जा रहा था। रिचर्ड के परिवार में उसकी पत्नी और उसका 10 साल का बेटा था, और एक दिन उसकी पत्नी बेटा अचानक लापता हो गए। कहते हैं कि पत्नी और बेटे के लापता होने के बाद भी रिचर्ड के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब उसने खुद को पूरी तरह से रिचर्ड पैलेस में बंद कर लिया था, और फिर एक दिन रिचर्ड भी लापता हो गया। अंग्रेजी हुकूमत ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता था मानो कि उसे जमीन या आसमान निगल गया हो। रिचर्ड पैलेस वीरान हो गया। उसके बाद रिचर्ड पैलेस में रहस्यमय घटनाएं होने लगी। बहुत सालों के बाद रिचर्ड पैलेस को एक इंडियन ने खरीद लिया और वो टूरिस्ट के देखने की चीज बन गया। हिमाचल प्रदेश में अगर कोई भी टूरिस्ट आता तो वो रिचर्ड पैलेस देखने के लिए जरूर आता। उसी पैलेस के सामने एक घना जंगल शुरू होता था। रात के 12 बजे का समय हो चुका था। उस पैलेस से थोड़ी दूर जंगल में एक घने पेड़ के नीचे एक 50 वर्षीय बूढ़ा ब्लैक कोट पैंट पहने हुए झाड़ियों के बीच एक गोल घेरा बनाकर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रहा था। वो व्यक्ति दिखने में एक अमीर और सभ्य घराने का मालूम होता था, मगर इस वक्त उसका चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। कुछ ही पलों में वहां पर बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगी, और देखते ही देखते उस हवा ने तूफान का रूप ले लिया। मगर उस बूढ़े को मानो तूफान से कोई फर्क ना पड़ा हो। वो अपने गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा था। अचानक तूफान थम गया, और देखते ही देखते चारों ओर भयंकर कोहरा फैलने लगा। और वहां का तापमान बड़ी स्पीड से नीचे गिरने लगा। गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ बूढ़ा ठंड से कपकपाने लगा, मगर उसने मंत्रों का जाप जारी रखा। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक उस बूढ़े के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई खिलाड़ी अपनी जीत के जश्न में मुस्कुराता है। तभी अचानक वहां पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस गोल घेरे में बैठे हुए व्यक्ति के नजदीक सामने आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति की आंखों में नजर का चश्मा लगा हुआ था, और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह व्यक्ति ब्लू कोट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। वह गोल घेरे के अंदर बैठे हुए बूढ़े से बोला, "यह तुम क्या कर रहे हो अर्जुन?" उस व्यक्ति की बात सुनकर उस बूढ़े ने अपनी आंखें खोल ली, और वह सामने खड़े उस व्यक्ति को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया अजय। अब तुम सारी जिंदगी यही पता लगाते रहना कि आखिर मैंने किया क्या है। उस बूढ़े की बात सुनकर अजय के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आसपास नजर दौड़ाने लगा। तभी उसे अजय के कानों में बूढ़े की आवाज टकराई, जो कि अपने गोल घेरे से बाहर आ चुका था और उस व्यक्ति के नजदीक आकर खड़ा होकर उसे देख रहा था। इस बढ़ती हुई ठंड को महसूस कर रहे हो? इस भयानक कोहरे को देख रहे हो? अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक उस जंगल में एक भयंकर दिल दहला देने वाला तेज हवा का तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि लग रहा था कि जंगल के सारे पेड़ उखड़कर उड़ जाएंगे। अचानक जंगल में अजीब सा शोर हो गया। इस मंजर को देखकर
उस बूढ़े की आंखों में अब खौफ दिखाई देने लगा था। वह हैरत से इधर उधर देखने लगा, मगर अजय की आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने उस बूढ़े की ओर देखकर भारी आवाज में कहा, तुम बेवकूफ व्यक्ति हो अर्जुन, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी बेवकूफी का खामियाजा ना जाने कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा। अजय ने यह बात कही ही थी कि तभी अचानक तूफान थम गया और एक भयानक काली परछाई अजय के नजदीक आकर खड़ी हो गई। उस परछाई की आंखों में लाल लाल आग की तरह शोले बरस रहे थे। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि अगर अजय की जगह कोई और कमजोर दिल वाला शख्स होता तो शायद वो मर चुका होता। मगर उस परछाई को देखकर भी अजय की आंखों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो बेखौफ होकर उस परछाई की ओर देख रहा था। अचानक उस परछाई ने बड़ी फुर्ती से अजय के ऊपर वार किया। अजय को संभलने का मौका नहीं मिला। अजय बेहोशी की गहराइयों में समा गया। कुछ ही पलों में वह परछाई एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बूढ़े के सामने आ गई। वह बूढ़ा उस स्त्री के रूप को देखकर हैरान हो गया। उसने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वह सुंदर स्त्री उस बूढ़े को निहारी जा रही थी। बूढ़े ने उस स्त्री की ओर देखकर कहा, तुम तो वही हो जिसकी पेंटिंग रिचर्ड विला के हॉल में लगी हुई है। कौन हो तुम? तुम्हें नहीं पता तुमने किसकी साधना की है? नहीं, मैंने केवल वो मंत्र दोहराए हैं जो मुझे अमीर बना सकते हैं। कौन हो तुम? मेरे बहुत से नाम हैं अर्जुन, लेकिन हर युग में मुझे यक्षिणी कहकर बुलाया गया है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अर्जुन है? यक्षिणी से कोई बात और कोई नाम नहीं छुपता अर्जुन। क्या चाहते हो तुम? मैं जो भी मांगू क्या तुम मुझे दे सकती हो? तुम मांग करके तो देखो अर्जुन, लेकिन तुम मुझसे इतने दूर मत खड़े रहो। आओ मेरे पास आओ, तुमने अंधेरों से मुक्ति दी है। इतना कहकर यक्षिणी ने अपनी बाहें अर्जुन के लिए खोल दी। अर्जुन सम्मोहित अवस्था में दीवानों की तरह भागकर यक्षिणी से लिपट गया। क्या चाहते हो तुम? बोलो अर्जुन, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं दोबारा जवान होना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अर्जुन, लेकिन इसके बदले क्या मैं तुमसे जो भी मांगूंगी तुम मुझे दोगे? अर्जुन यक्षिणी की बाहों में सब कुछ भूल चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ, इसके बदले तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे दोबारा जवान बना दो। तभी एक तेज रोशनी चमकी, जिसकी रोशनी में अर्जुन नहा गया। अपने आप को देखो अर्जुन, तुम जवान हो चुके हो। इतना कहकर यक्षिणी ने अर्जुन को अपने से अलग कर दिया। अर्जुन पागलों की तरह अपने हाथ पैर देखने लगा। उसके बूढ़े और जोरीदार हाथ पैरों में जवानी की चमक आ चुकी थी। देखो अर्जुन, तुम जवान हो चुके हो। मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम्हें अपना वादा निभाना है। बोलो, क्या तुम अपना वादा निभाने के लिए तैयार हो? हाँ, तुम जो भी बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी जान चाहिए अर्जुन, जिसकी मुझे इस वक्त सख्त जरूरत है। क्या? तुमने वादा किया है अर्जुन, मैं जो भी मांगूंगी तुम मुझे दोगे। अचानक से यक्षिणी एक भयानक परछाई में परिवर्तित हो गई और बेहद फुर्ती से अर्जुन की ओर झपटी और एक ही झटके में यक्षिणी ने उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकाल लिया और एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज गई। इस घटना के 3 दिन बाद शाम के 6 बजे का समय था। एक लग्जरी कार हिमाचल की सड़कों पर फुल स्पीड से दौड़ी जा रही थी। उस कार में 4 लोग सवार थे। वो सब आपस में गहरे दोस्त थे। कार ऋषि ड्राइव कर रहा था और उसके बगल वाली सीट में राहुल बैठा हुआ था। पूजा, साक्षी पीछे बैठे थे। ऋषि का पूरा ध्यान कार ड्राइव करने में था। पूजा एक कार्ड को काफी देर से देख रही थी। राहुल बैठे बैठे बोर हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए पूजा की ओर देखकर कहा,
अब इस कार्ड को कितनी बार देखोगी पूजा? हम रिचर्ड पैलेस में ही जा रहे हैं। तुमने वहाँ पर फोन तो कर दिया है ना कि हम सब आ रहे हैं? पूजा की बात पर साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया तो था पूजा, कुछ दिनों पहले हमारी बात हो गई थी। तुम जरा जरा सी बात पर इतनी टेंशन क्यों लेती हो? वो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें हमारे आने की कोई खबर ही ना हो। पूजा की बात पर ऋषि ड्राइव करते हुए ही बोला, अरे टेंशन मत लो पूजा, हिमाचल में बहुत से 5 स्टार होटल भी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वहाँ पर नाइट शिफ्ट कर लेंगे। शाम हो गई है ऋषि, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। और मैंने सुना है कि रिचर्ड पैलेस शहर की आबादी से कुछ दूर है और रात के वक्त वहाँ का आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। ओफो पूजा, प्लीज अब सबका दिमाग खराब मत करो और चुप हो जाओ। साक्षी की बात पर पूजा चुप हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद पूजा ने ऋषि से कहा, वैसे हम सब कितनी दूर है रिचर्ड पैलेस से? अरे हम उसी रोड पर चल रहे हैं, 1 घंटे में हम सब रिचर्ड पैलेस पहुंच जाएंगे। और लगभग 1 घंटे के बाद वो सब लोग एक आलीशान पैलेस के सामने खड़े हुए उसे हैरत से देख रहे थे। उन सब ने देखा वो पैलेस चारों ओर पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। उस पैलेस की लाइट जल रही थी। पूजा उस पैलेस को निहारती हुई बोली, कितना आलीशान पैलेस है यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह के पैलेस इंडिया में भी बने हुए हैं। तुम सबने एक बात नोटिस की? वैसे तो हिमाचल में सर्दी रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा सर्दी महसूस नहीं हो रही। ये बात तो है यार, यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा ही है। साक्षी ने ये कहा ही था कि तभी उस पैलेस का दरवाजा खुल गया और सबने देखा कि उस पैलेस के अंदर से एक 45 वर्षीय व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उन सबके करीब आकर खड़ा हो गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अजय था। वो उन चारों को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? जी मेरा नाम राहुल है और ये तीनों मेरे दोस्त हैं। इस पैलेस को हम सब ने 1 महीने के लिए किराए पर लिया है और हम इसका पेमेंट भी कर चुके हैं। इतना कहकर राहुल ने अपनी जेब से एक बिल निकालकर उस अजय को पकड़ा दिया। अजय उस लेटर को गौर से पढ़ने लगा जिसमें राहुल के द्वारा दी गई पेमेंट लिखी हुई थी। अजय ने हैरत से राहुल की ओर देखकर कहा, तुम्हें इस पैलेस को किराए पर आखिर दिया किसने? जी ये पैलेस मिस्टर अर्जुन का ही है ना, उन्होंने ही हमें ये पैलेस किराए पर दिया है। राहुल की बात सुनकर अजय बहुत गहरी सोच में पड़ गया। तभी अचानक वहां पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और कुछ ही देर में शांत हो गया। वो चारों दोस्त इधर उधर देखने लगे। राहुल ऋषि की ओर देखकर बोला, कमाल है, अभी तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। अरे यार ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ हवाएं अपनी मर्जी से चलती है। तभी उन चारों के कानों में अजय की आवाज टकराई। अजय जो कि बहुत गहरी सोच में अब तक खड़ा था, वो जल्दी से बोला, बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है, तुम सब लोग अंदर आ जाओ। लेकिन आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम अजय है, लेकिन तुम सब मुझे प्रोफेसर कहकर बुला सकते हो। इतना कहकर अजय पैलेस के अंदर चला गया और वो चारों दोस्त भी। आखिर कौन था अजय जो इतनी भयानक परछाई को देखकर भी बिल्कुल भी नहीं डरा? राहुल के पैलेस किराए पर लेने की बात सुनकर आखिर अजय बुरी तरह से क्यों चौंक गया? ये सब जानने के लिए इसका अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। छोटे से शहर बरेली का रहने वाला अभिनव नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अभिनव पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ खास नहीं थी। वो भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह मस्ती करना चाहता था, पैसे उड़ाना चाहता था, लेकिन ये कुछ हद तक संभव नहीं था। अभिनव के हाथ में उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और उसने ठान लिया था कि अब तो इतने पैसे कमाऊंगा कि पैसे घर भेजने के बाद भी इतने जरूर बचे कि थोड़ी बहुत मस्ती जरूर कर सकूं। चेन्नई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। पहले 10 दिन,
उसने कंपनी की गेस्ट हाउस में बिताए। इस बीच इधर उधर खोजबीन के बाद उसे एक 2 BHK फ्लैट रेंट पर मिल गया। ऑफिस से थका हारा अभिनव जब घर पहुंचा तो रात का खाना बनाया और उसके बाद किताबें पढ़ते पढ़ते उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। आधी रात गई उसकी नींद एक आवाज से टूटी। घड़ी की तरफ देखा तो करीबन 1 बजे थे उस समय। आवाज घर के मेन गेट से आ रही थी। कई सवाल उमड़ रहे थे अभिनव के मन में। कौन हो सकता है इस समय, क्योंकि इस शहर में तो वो ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं है। जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था उसे एक अजीब सा भय अंदर तक सहमा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई ठीक उसके पीछे हो, परंतु पीछे घूमने की वो हिम्मत न कर सका। बस 2 कदम के फासले पर था अभिनव उस दरवाजे से कि अचानक वो आवाज बंद हो गई। अभिनव ने फिर भी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अभिनव ने दरवाजे को बंद किया और पलटकर वापस कमरे की तरफ जैसे ही आगे बढ़ा एक बार फिर वो आवाज उसके कानों तक आई। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाए आवाज सामने के दरवाजे से आना बंद हो चुकी थी, क्योंकि इस बार दरवाजे पर हो रही दस्तक पीछे के दरवाजे से आ रही थी। पीछे था वो कमरा जो ब्रोकर ने अभिनव को नहीं दिया था। उस दरवाजे के सामने लगा था एक ताला और दरवाजे को कोई अंदर से धक्का दे रहा था। अभिनव और बर्दाश्त नहीं कर पाया और सीधा अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलकर परेशानी वाली हालत में अपने दोस्त ऋषि को फोन करने लगा। ऋषि के फोन उठाने पर अभिनव ने उसे सारी बात बताई। आधे घंटे के ठीक बाद ऋषि उसके घर के बाहर था। दोनों एक साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई दस्तक और ना ही कोई और आवाज। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे और उसके बाद तकरीबन 3-3:30 बजे उनकी आंख लगी। ऋषि को नींद में कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो एक अजीब सी आवाज को सुन पा रहा था। ऐसी आवाज उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। जो आवाज अब तक उसे बड़ी दूर से सुनाई दे रही थी वो अब धीरे धीरे और भी ज्यादा जोर पकड़ते हुए उसके कानों के पास आ रही थी। ऋषि इन चीजों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अभिनव को नींद से जगाया और उसे सुनाई दे रही आवाज के बारे में बताया। अभिनव ने कहा यह शायद उसका वहम है। अभिनव को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऋषि के सर से पसीना तरबतर गिरे जा रहा था, क्योंकि उसे वो आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी और वो धीरे धीरे उसे पागलपन की ओर घसीट रही थी। तभी अचानक अभिनव ने कहा कि क्या तुमने किसी के दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनी? ऋषि ने बताया कि उसे दरवाजे को खटखटाने की कोई आवाज नहीं आ रही है, पर इस तरह की आवाज सुनाई दे रही है। ऋषि और अभिनव दोनों ही कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुन रहे थे, लेकिन दोनों को सुनाई देने वाली आवाजें अलग अलग थीं। दोनों वहां से भागकर ऋषि के घर चले गए। रात बीतने के बाद सुबह अभिनव ने ब्रोकर को फोन लगाया और रात वाली बात बताई। ब्रोकर ने कहा साहब नया शहर है, नए लोग हैं, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। अरे 2-3 दिन की बात है,
एक बार आप इस माहौल से एडजस्ट हो जाए, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों पर अभिनव को ब्रोकर की बातें सही लग रही थी। उसने अपना काम खत्म करा और थका हारा ऑफिस से लौटकर अपने घर का ताला खोल ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, तो आप ही हैं अभिनव साहब, सुना आपको बड़ी दिक्कत हुई रात को। पलट कर देखा तो सीढ़ी पर 45-50 साल का एक आदमी बैठा था। बातचीत आगे बढ़ी तो पता चला कि वो इस मकान के मालिक हैं। अभिनव ने घर का दरवाजा खोला और घर आए मेहमान को अपने साथ अंदर ले गया। अभिनव ने कल रात घटी सारी घटना विस्तार से बताई तो मकान मालिक ने पूछा कि ब्रोकर ने आपको दूसरे कमरे की चाबी क्यों नहीं दी? वो ब्रोकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक एक बार फिर दरवाजे पर वैसी ही दस्तक सुनाई दी जो कल रात अभिनव ने सुनी थी। अभिनव ने मकान मालिक से कहा, आपने सुना ना, कल रात से ये आवाजें मुझे परेशान कर रही हैं। मकान मालिक हैरान होकर अभिनव की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। खैर हिम्मत जुटाकर अभिनव वहां से उठा और कहा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूं। चाय बनाने के लिए किचन में जाना तो बहाना था ताकि वो उस दरवाजे पर नजर रख सके जहां से वो अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। उसने चाय बनाने के लिए पानी उबालना शुरू किया और साथ ही ब्रोकर को फोन लगाया और कहा, यार सच बताना, इस घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? इस घर के मालिक हमारे साथ यहां बैठे और पूछ रहे कि दूसरे वाले कमरे में ताला क्यों लगा रखा है। मकान मालिक का नाम सुनकर ब्रोकर की मानो हवाइयां उड़ गई। उसने दोबारा पूछा, कौन आया है आपके यहां? अभिनव ने बताया, मकान मालिक। और ये सुनते के साथ ही ब्रोकर ने फोन की लाइन काट दी। हड़बड़ाता हुआ दौड़ते हुए उनके घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो सामने ब्रोकर के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और शरीर पसीने से भरा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कहता, ब्रोकर ने पूछा, मकान मालिक कहां है? अभिनव ने कहा, यहीं मेरे साथ कमरे में बैठे चाय पी रहे। पर आप मुझे यह बताओ कि आपने ये कमरा बंद करके क्यों रखा? इसकी चाबियां कहां हैं? उसने कहा, चाबियां तो मैं आपको दे दूंगा, पर क्या मैं एक बार मकान मालिक से मिल सकता हूं? अभिनव उन्हें अपने साथ कमरे में ले गया। सामने टेबल पर पड़ी थी 2 कप चाय और आधी खाई हुई बिस्किट। अभिनव कमरे में इधर से उधर झांक रहा था क्योंकि जिस मकान मालिक की वो बात कर रहा था वो वहां मौजूद ही नहीं थे। और गौरतलब है कि उस घर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही द्वार था जहां थोड़ी देर पहले अभिनव और ब्रोकर दोनों खड़े थे। ब्रोकर ने कहा कि आप पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, क्योंकि इस मकान के मालिक ने आज से 5 साल पहले उस बंद पड़े कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। यह घर उसने बहुत शौक से खरीदा था। रिसेशन के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। धीरे धीरे वो कर्ज में डूबता गया। मुसीबत की घड़ी में उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसके अकेलेपन ने उसकी जान ले ली। उस घर से बाहर आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था। अभिनव ने आज तक इस तरह की चीज कभी अनुभव नहीं करी थी। उसने ब्रोकर से कहा कि मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता और सारी चीजें अपनी पैक करने लगा। ब्रोकर ने भी उसकी मदद करी। दरवाजे को बंद करते वक्त उस ब्रोकर एवं अभिनव दोनों ने देखा कि कैसे उस बंद कमरे के दरवाजे पर कोई अंदर से दस्तक दे रहा था। रात अभिनव ने ऋषि के घर गुजारी। अभिनव और ऋषि बातचीत कर ही रहे थे